सिंध के सरकारी अस्पतालों में जो बेड्स की कमी है उसे पूरा कर दें, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। सिंध में मौजूद बेरोज़गार अफराद के रोज़गार का बंदोबस्त कर दें। सिंध और कराची के पढ़े लिखे नौजवान जो सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं, अफसोस होता है जब देखा जाता है कि जी MA की डिग्री होने के बावजूद खाकरोब की नौकरी करने को तैयार है, क्योंकि नौकरियां मिल ही नहीं रही। ऑपोजिशन पहले सिंध के उस नौजवान की ज़िंदगी को तब्दील कर दे, उसके बाद पूरे पाकिस्तान की बात कर ले। एक सूबा 12 साल, सिंध के अवाम की हालत देखते हुए भी आप किस मुंह से पूरे पाकिस्तान का ठेका लेने की बात करते हैं? कॉन्फिडेंस कहूँ या मैं ढिठाई कहूँ, क्या कहूँ? मतलब कॉन्फिडेंस की भी कोई पीक होती है, उस पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं आप लोग। जो परफॉर्मेंस, जो कारकर्दगी पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 सालों में, दर्जन सालों में सिंध में दिखाई है, कौन सा जी शऊर शख्स उस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को वोट देने को तैयार होगा? जितने लोग टीवी देख रहे हैं, कौन कौन होगा? कहते हैं ना, हाथ उठाएं ज़रा, बताएं कौन कौन देगा इनको वोट इस परफॉर्मेंस पे? यही परफॉर्मेंस, यही कारकर्दगी पीपल्स पार्टी को विफाक से निकालकर सूबे तक ले आई। इसको प्रमोशन तो नहीं ना कहेंगे, डिमोशन कहेंगे कि विफाक से निकल के आप एक सूबे तक महदूद हो गए। और मुसलसल इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी उम्मीद कर रही है कि वो पूरे मुल्क का इक़्तिदार संभालेगी, दोबारा प्रमोशन हो जाएगी। सिंध की हालत आप सके और आप कहते हैं कि दोबारा हम विफाकी हुकूमत भी बना लेंगे। कैसे? पहले बिलावल साहब पंजाब में जलसा करके दिखाएं आप, उसके बाद पूरे मुल्क के सूबों की बात कर लें आप। ये पाकिस्तान की सियासत में जो रिवायत है कि एक के बाद दूसरे की बारी, वरना मशरूत हुकूमत के नाम पर 2 सियासी जमातें और एक मौलाना, कहते हैं ना एक के साथ एक मुफ्त में आपको मौलाना साहब भी साथ मिल जाएंगे। ये रिवायत मेरे ख्याल से अब मज़ीद नहीं चलेगी। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे ऑपोजिशन मुल्क और कौम की हालत बेहतर बनाना चाहती है। अब कह रहे हैं तो शायद बनाना चाहते होंगे। इमरान खान को, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग यहूदियों से कर्जे मांगकर इनको तनख्वाहें देती थी, मरात देती थी, तब ये यहूदियों वाला ख्याल आखिर क्यों ना आया मौलाना साहब के जीनियस दिमाग में? जब अमेरिका की गुलामी का ख्याल तब क्यों नहीं आया? जब मुल्क में किसी भी वक्त ड्रोन हमला कर दिया जाता था, उसमें कितने मासूम, कितने बेगुनाह अफराद मारे जाते थे, तब ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इन्हें यहूदियों के खिलाफ कोई एहतजाज करने का ख्याल आखिर क्यों ना आया? तब उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आखिर क्यों ना सोचा कि मैं एहतजाज करूं, आवाज़ उठाऊं मैं? जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक यहूदियों का मुल्क डू मोर का मुतालबा करता रहा और साबिका हुकूमतें उसके मुतालबे को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती रहीं, तब मौलाना साहब को आखिर इस्लाम ख़तरे में तब क्यों ना नज़र आया, क्यों ना दिखाई दिया? क्यों खामोश थे मौलाना फजलुर रहमान साहब? जब मुल्क का हर आदमी पिछली 2 हुकूमतों ने यहूदियों का मकरूज़ कर दिया, तब मौलाना साहब को ख्याल ही ना आया कि मुल्क पर यहूदी एजेंटों की हुकूमत है जो मुल्क का दिवालिया निकालना चाह रहे हैं। जब पिछले 10 सालों में भारत ने मकबूजा कश्मीर में दरिंदगी की हर हद पार की, कितने लोगों को अंधा कर दिया, कितने ही कश्मीरियों को अगवा कर लिया, कितने ही निहत्ते अफराद को कैद कर दिया, कितनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और उस वक्त मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के नाम पर करोड़ों की तनख्वाहें ले रहे थे, मरात ले रहे थे। उस वक्त मौलाना साहब को कश्मीर का मुसलमान क्यों इतनी शिद्दत से याद ना आया जितनी शिद्दत से आज याद आ रहा है? आज मौलाना साहब को मुल्क में सियासत, जमहूरियत, रियासत, इस्लाम सब कुछ ख़तरे में दिखाई दे रहा है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? है कोई जवाब मौलाना साहब आपके पास? क्योंकि मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि आज मौलाना साहब को वो गोली नहीं मिल रही जिसको खाकर वो मिनिस्टर इनक्लेव में लंबी नींद सो जाते थे, लंबी नींद लिटरली। और वो गोली है मिनिस्टर इनक्लेव की गोली। आज पाकिस्तान की कामयाबियां भी मौलाना साहब को दिखाई नहीं दे रही। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बशख्स गोली खा के सो जाता था। अब जो मौलाना साहब हैं, अब उनकी नींद ही शायद पूरी नहीं हो रही, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो मेरे ख्याल से उस दिन से मुसलसल जाग रहे हैं जब से इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली है। और अब थक हार कर ऑपोजिशन ने एहतजाज का फ़ैसला कर लिया और ऑपोजिशन मुत्तहदा ऑपोजिशन बनने जा रही है और आवाम की ज़िंदगियों की रौनकें बहाल करने का दावा कर रही है। लेकिन करेगी कैसे? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कैसे गया? ये मैं आप तमाम लोगों से पूछती हूँ जो ऐसे नहीं चलेगा और बोल न्यूज़ देख रहे हैं, कैसे गया?
ये मलबा तो मौजूदा हुकूमत पर डाला ही नहीं जा सकता। और ये एक हकीकत है कि भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाए। क्यों? कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या फिर इससे निकालना है, ये तो क्लियर हो गया। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तानी मईशत के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी, बहुत मुफीद साबित होगा। बकौल अपोजिशन वो भी पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करने के ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कुछ इकदामात करने का कहा है। आप ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। कुछ कानून बनाने का कहा है, खुसूसन मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लेने का कहा है। उस पर वफाकी हुकूमत ने पार्लिमान में कुछ बिल्स पेश किए ताकि ऐसे कवानीन बनाए जा सके जिससे FATF को मुतमईन किया जा सके। ऑपोजिशन ने भी कौमी मामले पर कानून साजी का साथ देने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ अपना मुतालबा भी रखा। अभी आप तमाम लोगों ने सुना देखा कि बिलावल साहब हों या मौलाना फजलुर रहमान साहब एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने की बात करते हैं। और वो ये कैसे करेंगे? इसके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो सबसे पहला कदम उठाया एक आम आदमी की ज़िंदगी में इनकलाब लाने के लिए, वो ये है कि नैब के कानून में तरमीम की जाए। अच्छा, अब वो तरमीम क्या है, उनमें से चंद एक पर हम नज़र डाल लेते हैं, सुनते जाइएगा। अच्छा, पहली तरमीम जो ऑपोजिशन चाहती है वो ये है कि एहतसाब 16 नवंबर 1999 से हो। इससे पहले यानी पिछले 14 साल का अरसा मुल्क में जो कुछ होता रहा, जितनी भी करप्शन हुई, जो मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया, जितना भी मुल्क को जिसने लूटा, जितना भी लूटा गया, जितना भी माल बनाया गया, पब्लिक ऑफिस का इस्तेमाल करके अपने कारोबार को जितना भी चमकाया गया, उस पर बात तक नहीं की जाए। क्या इस तरमीम से एक आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी? मैं आम आदमी से पूछती हूँ जो तमाम लोग टीवी देख रहे हैं। अच्छा, FATF कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग ये दो अहम तरीन नुक्ते हैं जो पाकिस्तान के मुतालिक FATF में ज़ेर बहस हैं, जिन पर FATF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इनकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान मौसर कानून साजी करे। लेकिन ऑपोजिशन के पेश करदा तरमीमी बिल में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक कानून को बिल्कुल ख़त्म करने का इंदिया दिया है। एक और मुतालिबा, ऑपोजिशन का मुतालिबा जो आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है, वो ये है कि जी वो तमाम मुकदमात जो 1 अरब से ऊपर के हों, जहाँ करप्शन की जो रकम वो 1 अरब से ज़्यादा हो, तो वो नैब के ज़ुमरे में आते हैं, यानी उन पर नैब तहकीकात कर सकते हैं। लेकिन अगर करप्शन 99 करोड़ 99 लाख 90,990 रुपये की हो, तो नैब उस करप्शन के ख़िलाफ़ कोई तहकीक या तफ्तीश करने का मजाज ही नहीं होगा। अब एक आम आदमी के मुस्तकबिल को बनाने के लिए ऑपोजिशन का एक और मुतालिबा किया, वो भी ज़रा सुन लें कि अगर कोई शख्स नैब से कन्विक्ट हो जाता है और उसकी अपील के मराहिल जारी होते हैं, तो वो उसके असम्बली में आने पर कदगन नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो असम्बली का रुकन बनने का अहल भी होगा। और इसके साथ साथ अगर नैब से कोई सज़ा पाता है तो कानून कहता है कि वो शख्स 10 साल के लिए नाअहल करार पाया जाएगा। जबकि ऑपोजिशन का ये मुतालिबा है कि जो शख्स करप्शन पर सज़ा याफ्ता हो उसकी नाअहली की सज़ा 10 की बजाय आधी कर दें, 2 पे डिवाइड 5 साल कर दें। यानी अवाम के टैक्स के पैसों को चोरी करने वाला, पब्लिक ऑफिस होल्डर रहकर ज़ाती फ़वाइद हासिल करने वाला 10 साल की बजाय 5 साल की सज़ा का मुस्तहिक हो। एक आम आदमी के आम से हालात में तब्दीली लाने के लिए ऑपोजिशन ये भी चाहती है कि अगर कोई केस 5 साल पुराना हो, भले वो कितना ही भयानक हो, उस मुकदमे में अरबों या खरबों की करप्शन मौजूद हो, उसमें वाइट कॉलर क्राइम बड़े पैमाने पे किए गए हों, उस केस में अवाम का पैसा बदतरीन अंदाज से लूटा गया हो, लेकिन अगर वो केस 5 साल पुराना है तो फिर वो नैब के ज़ुमरे में नहीं आ सकेगा, उस पर नैब तहकीकात का हक़ नहीं रख सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2015 और उससे पहले जितने भी अरबों खरबों के घपले हुए हैं, जितने भी मंसूबों में करप्शन हुई है, चाहे जितनी भी बेदर्दी से अवाम का पैसा लूटा गया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया, कौमी ख़जाने को टीका लगाया गया, नैब उस पर सवाल करने का हक़ ही नहीं रख सकेगा। नैब नहीं पूछ सकेगा, नैब उस केस पर तफ्तीश कर ही नहीं सकेगा, बल्कि वो केस नैब की दस्तरस से बाहर हो जाएगा। ये ऑपोजिशन की तरजीहात है एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। बेहतर कह रहे तो भी बेहतर बनाने के लिए होंगी। अगर ये गुजारिशात
सिफारिशात और मुतालिबात हुकूमत मान ले तो ऑपोजिशन FATF के मामले पर की जाने वाली कानून साजी पर हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार है। ऑपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर चलने के लिए भी तैयार है। ऑपोजिशन कौमी मामलात पर बगैर बहस के बाद मामले को उस पर भी तैयार है। अगर ये तरमीमी बिल हुकूमत मान लेती है तो फिर ऑपोजिशन के नज़दीक हुकूमत किसी हद तक एक आम आदमी को रिलीफ देने में कामयाब हो सकेगी। ये है इस मुल्क की सियासत, ये है इस मुल्क में सियासत का मेयार। किसी मिसाली जमहूरी मुल्क की ऑपोजिशन हुकूमत से मुतालबा करती है कि करप्शन करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और हमारे मुल्क में ऑपोजिशन ऐसे अफराद की सज़ा कम करवाने का मुतालबा कर रही है जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं।